किसी भी समाज का। मैं जानता था कि अब वोट हमको नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी मैं गया। मैं समझता था कि मैं ही मंत्री हूं। मैं बता रहा हूं कि आप पैदल जा नहीं सकते, इतना नाली में पानी भरा हुआ, मतलब बदबूदार गंदगी। कि ये पार्टी इस जाति को ज्यादा ध्यान देती है, ये पार्टी इस जाति की है, तो क्या लगता है कौन सी पार्टी जातिवाद करती है? एक रहोगे तो नेक रहोगे, बटोगे तो कटोगे। अब ये समय तो तब आया भैया 2005 में। जी। मेरे घर का मुखिया मेरा भाई 2005 में जिसकी निर्मम हत्या ब्लॉक परिसर में होती है। तो क्या आपने कभी सोचा था कि क्या मैं आने वाले समय में विधायक बन पाऊंगा और इस जनता का दुलारा बन पाऊंगा? इतनी लोकप्रियता आपकी जिस तरह मधुबन क्षेत्र में है, मुझे नहीं लगता कि और किसी नेता की। अब मैं उसके बाद जब आया तो सोच रहा हूँ मैं इंदिरा जी के साथ घूम रहा हूँ। एक बार आपको गिरफ्तार भी किसी सिलसिले में किया गया था। ये हो रहा था कि पांडे जी को गिरफ्तार कर लिया गया, तो क्या प्रकरण था? उसमें लाठी भी पड़ी पीठ पर, चूंकि हमारा कुर्ता फंस गया। मैं अंदर चला गया उधर राजभवन में अंदर, जी। कुर्ते में फंस गया, तब तक साला ले आके 2-3 लाठी पीट दिया उसने। जी। कुछ बातें ऐसी आई जो मैं इस पे बोल नहीं सकता। तो अब वहां से अखिलेश जी कान के कच्चे हैं जी। और नेतृत्व करते हैं, दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। और 2022 में अखिलेश जी इसीलिए फेल हो गए। भाजपा ने उसको लेकर के मुद्दा उठाया है, यूजीसी जी। तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे, सही है या गलत? आप सभी को नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं द शाश्वत मिश्रा चैनल पे और लगातार आप सभी देखते हैं। और आज के मेहमान हमारे साथ हैं उमेश चंद्र पांडे जी, जो कि मधुबन के पूर्व विधायक रह चुके हैं और इनसे हम बातचीत करेंगे। बातचीत के दौरान हम ये बताने का प्रयास करेंगे कि मधुबन का सफर कैसा रहा, लोगों के बीच का सफर कैसा रहा और मधुबन की जनता का प्यार कैसा रहा। जी हाँ, हम इस पे बहुत सारे प्रश्न किए जाएंगे और उन प्रश्नों के माध्यम से उसका जवाब सुनने का भी कोशिश करते रहेंगे। तो सबसे पहले देर ना करते हुए इनका स्वागत करते हैं। सर, सबसे पहले स्वागत है आपका। आपको जी बहुत जी। बहुत धन्यवाद, नमस्कार। तो सर, सबसे पहले आगे जाने से पहले हम आपको आपका परिचय जानना चाहेंगे। मैं उमेश चंद्र पांडे, पूर्व विधायक मधुबन मऊ। चुनावी वादे को लेकर के हम बात करते हैं क्योंकि नेता से वही प्रश्न किए जा सकते हैं जो समाज से संबंधित हो। तो चुनावी वादों को लेकर के हम बात कर रहे हैं कि जो नेताजी लोग चुनावी वादे करते हैं, क्या वो सही होता है? देखिए, आप विधायक, एमपी, एमएलए किसी को बना सकते हैं। जी। काफी लोग बने भी हैं। जी। जिसको जनता चुनती है, ये सोच के चुनती है कि यह जीतेगा तो हमारे क्षेत्र का सर्वांगीण विकास करेगा। अब जो जनप्रतिनिधि है, दायित्व तो उसका बनता है कि उसके अंदर ललक कितनी है विकास के प्रति। क्षेत्र के विकास के, सर्वांगीण विकास के लिए उसके अंदर कितनी ललक है, उस हिसाब से आदमी काम करता है। जैसे कि जब मैं पहली बार विधायक बना था 2007 में, उस समय मैं जब चुनाव से पहले गांव-गांव, गली-गली, कोई दरवाजा मेरी विधानसभा का ऐसा नहीं है जिस दरवाजे पर उमेश पांडे नहीं पहुंचा है, किसी भी समाज का। मैं जानता था कि अब वोट हमको नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी मैं गया हूं। एक बार नहीं, अनगिनत बार गया हूं। और जाने के बाद वहां की उस समय विरासत में मधुबन विधानसभा खंडहर के रूप में मुझे मिली थी। मैं देवरांचल के अंदर में जब गया तो पैदल गाड़ी जा नहीं सकती थी, पैदल ही मुझको गांव में जाना था, घर घर जाना था। मैं घर घर गया। उस दरमियान वो अप्रैल मई का महीना था चुनाव का मेरा। उधर से देख रहा हूं 3-4 लोग मेरे सामने गर्मी की चिलचिलाती धूप में खाट पर, पेशेंट लोग बीमार पड़ते थे,
तो खाट पर लाद करके लेकर आ रहे हैं, गाड़ी नहीं जा सकती, संसाधन नहीं थे, सड़क नहीं थी, पुल पुलिया नहीं थी, बिजली नहीं थी। तो ये सारी तमाम दुश्वारियों को मैंने देखा कि यहाँ पे कितने कैसे लोग रह रहे हैं। उनको देख करके 3-4 लोग मेरे सामने दम तोड़ते हुए मैंने देखा, इलाज के अभाव में। तब मैं कहा कि चाहे जो हो, मैं अगर विधायक बना तो पहला काम देवरांचल का सर्वांगीण विकास करूंगा, जिसके तहत मैंने लगभग 500 करोड़ रुपया देवरांचल के हर गांव को मुख्य मार्ग से जोड़ने के लिए सड़क निर्माण कराने का काम किया, पुल पुलिया रपटा बनवाने का काम किया, वहां पे बिजली की व्यवस्था देने का काम किया। इसके बाद मैंने हॉस्पिटल पर आया, हॉस्पिटल सिपा में बनाया, बनाफे में बनाया, शिक्षा पे भी आया, कटिहारी में राजकीय मॉडल स्कूल बनाया, बहरामपुर में राजकीय स्कूल बनाया। इसके बाद स्वास्थ्य में हमारे फतेहपुर मंडाव है, आप देख लीजिए, फतेहपुर मंडाव पहले पीएससी हुआ करती थी, उसको सीएससी में तब्दील कराया। दोहरी घाट हमारी पीएससी थी, उसको सीएससी में तब्दील कराया। बलराम पीएससी थी, सीएससी में तब्दील कराया। मतलब इसके बाद आ जाइए आप बिजली के क्षेत्र में, स्वर्गीय कल्पनाथ राय जी के द्वारा सारे सब स्टेशन पहले के लगाए हुए गए थे, जिसकी आय सब स्टेशनों की मशीनों की आय 18 से 20 साल होती है, सब जर्जर हालात में हो गए थे। आय 5-5 मिनट पर ट्रिप हो जाती थी, लाइनें बैठ जाती थी। जो मशीनें थी पुरानी होने के कारण बैठ जाती थी, लोड जब अधिक होता था तो बैठ जाती थी। तो मैंने इंजीनियर से पूछा कि आखिर इस समस्या का निदान क्या है। तो उन्होंने बताया, चीफ इंजीनियर ने मुझे बताया कि सर ये उस समय स्वर्गीय कल्पनाथ राय जी के जमाने की मशीनें हैं, अब ये सारी मशीनें जब नई लगेंगी, सारे जर्जर तार बदले जाएंगे, तब जाकर के मधुबन विधानसभा या कहीं भी को अच्छी बिजली मिल पाएगी। उस समय हमारे उत्तर प्रदेश सरकार के ऊर्जा मंत्री माननीय रामवीर उपाध्याय जी आज इस दुनिया में नहीं है, उनको नमन करता हूँ, याद करता हूँ। ये मंत्री थे वो, लेकिन मैं समझता था कि मैं ही मंत्री हूँ। उन्होंने मेरे कहने पर सिमरी सब स्टेशन की मशीन, आपको रौजा मधुबन की मशीन, मनपरमा दुबारी की मशीन, यहाँ पे आपके पांडे पार्क की मशीन, आपका ये एक और सब स्टेशन है गोठा, ये सारे सब स्टेशनों की मादी सिपा, ये सारे सब स्टेशनों की मशीनें, सिपा का जो 3 MVA का था 5 MVA का वहां ट्रांसफार्मर मैंने लगवाया नया, और एक स्पेयर में रखवाया कि कभी कोई खराब हो तो तुरंत लग जाए। इस तरीके से बेलौली का था, ऐसे ही मैंने कराया, सारी मशीनें चेंज कराया। जितने हमारे क्षेत्र में ट्रांसफार्मर थे, सारे ट्रांसफार्मरों की मधुबन बाजार से लेके, चाहे पूरी विधानसभा की बात कर रहा हूं, जहां पे 25 KVA के थे तो वहां 63 का कराया, जहां 100 के थे 163 का कराया, 250 का कराया, 400 का, ऐसे ऐसे करके हर जगह सारे ट्रांसफार्मरों की क्षमता को की वृद्धि करा करके लगवाने का काम किया, सारे चेंज किए, और जितने जर्जर तार थे सबको बदलवाने का काम मैंने किया। तब जाके मधुबन विधानसभा को सुचारू रूप से बिजली मिली। आगे की तरफ हाँ? बढ़ते हैं सर, कि राजनीति सफर आपका कैसा रहा? देखिए, मैं तो काम में विश्वास रखता था जी। कठिनाइयां तो राजनीति में जगह जगह पे, हर मोड़ पे आपको कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा जी। आपके साथ रहने वाला व्यक्ति कब आपके पीठ में खंजर मारेगा कोई जानता नहीं है, कब कौन किसको धोखा दे देगा कोई जानता नहीं है। जी।
तो कठिनाइयाँ तो बहुत, बगैर कठिनाई के तो कुछ मिलने वाला इस धरती पे नहीं है। जी, जी। युवाओं के बारे में और उनके रोज़गार के बारे में क्या कहना चाहेंगे? आपको बता दूँ, मैं छोटी मुँह बड़ी बात जी। तो मैं नहीं करता। हुँ, लेकिन इतना मैं बता दूँ कि उस अपने 5 साल की सरकार की कार्यकाल में मैंने लगभग 700 लोगों को नौकरी दिया। जी, अब कोई भी एक व्यक्ति ये एलिगेशन नहीं लगा सकता कि उमेश पांडे एक कप चाय किसी को कब पिया है। जी, आज उसी की देन है कि लोग मुझसे लड़ते हैं। 4 चुनाव में लड़ चुका, जी, 27 आएगा तो 5वां आएगा। लेकिन लोग मुझसे लड़ते हैं, वो जनता और वो लोग, उनके परिवार के लोग, खास करके दलित समाज के लोग, मेरे हर समय, चाहे मैं किसी दल से लड़ा चुनाव, मेरे साथ खड़े रहे। जी। सबसे ज़्यादा जनता के बीच आप रहे हैं और जनता की कौन-सी सबसे ज़्यादा समस्या सुनने में आती थी? देखिए, सबसे बड़ी समस्या तो गांव में बद से बदतर स्थितियां थी। जी। नाली नाबदान की बजाना, गरीब मलिन बस्तियों में। आप चले जाइए दोहरी घाट। दोहरी घाट खटिक बस्ती है। जी। 2007 के पहले जब मैं गया था वोट मांगने, हुँ, मैं बता रहा हूँ कि आप पैदल जा नहीं सकते। इतना नाली में पानी भरा हुआ, मतलब बदबूदार, गंदगी, तमाम दुश्वारियां थी। लेकिन आज वहां पे मेरे कार्यकाल में चारों तरफ मैंने उसको 100 करोड़ रुपए के लागत से उस टाउन एरिया को, दोहरी घाट टाउन एरिया को अपने कार्यकाल में मैं बनवा दिया हूँ जी, और काम हुआ है। जी। तो अब बात करते हैं पार्टियों की, क्योंकि जी। पार्टियाँ ज़्यादातर हमें लगता है कि मुख्य धारा हैं। कहीं न कहीं जब किसी चुनाव को लड़ने की बात आती है, तो सबसे पहले ये बात आती है कि कौन से पार्टी से आप हैं। तो जातिवाद को लेके काफ़ी विवाद किया जा रहा है और हमेशा निरंतर ये सुनने में आता है कि ये पार्टी इस जाति को ज़्यादा ध्यान देती है, ये पार्टी इस जाति की है। तो क्या लगता है कौन-सी पार्टी जातिवाद करती है? ये बताने का तो मतलब ही नहीं है। मैं तो कभी जातिवाद में विश्वास नहीं रखता। जी, देखिए, मैंने हमेशा, मैं बसपा से विधायक था, सपा से मैं लड़ता था, लेकिन सपा के लोगों का भी मैं जेन्युइन काम होता था, मैं करता था। मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का भी काम करता था। कोई भी व्यक्ति अगर मेरे पास आया है, किसी भी दल और समाज और पार्टी का हो, मैं जात पात देख करके काम नहीं करता था। और यही नेता के अंदर गुण होना चाहिए कि बगैर भेदभाव के, अगर व्यक्ति सही है, उसके कार्य सही है, तो उसकी मदद होनी चाहिए। जी। जी, कहा जा रहा है कि अभी जगह-जगह हाल ही में बहुत सारे हिंदू सम्मेलन कराए जा रहे हैं। जी। तो क्या हिंदू को ही कोई एकजुट करने में सहारा लेना पड़ रहा है? क्या हिंदू समझदार नहीं है? नहीं, समझदार तो है। देखिए, जी, अब यहाँ पे स्थितियां बदलती हैं। जी, आपने देखा है जिस तरीके की स्थितियां हैं इस पूरे देश में, जी, आताताइयों के द्वारा, जी, कुछ कट्टरपंथियों के द्वारा जिस तरीके का मैसेज समाज में दिया जा रहा है, हुँ, जिस जो मैसेज सोशल मीडिया पे प्रसारित हो रहे हैं, जी, देख करके लोगों की आंखें अगर नहीं खुलेंगी, अब नहीं खुलेंगी, तो कब खुलेंगी? उसको देख रहे हैं लोग और उसके हिसाब से आवश्यकता पड़ रही है कि हम हिंदू हैं। हिंदू को हिंदू लोग जाके बता रहे कि आप हिंदू हो, समझो। और नहीं समझोगे तो सही में कहा था उन्होंने, जी। एक रहोगे तो नेक रहोगे, बटोगे तो कटोगे। ये सही बात है। महाराज जी का जो नारा है, जी, जी, हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का जी, जी, जो नारा है, वाकई काबिल तारीफ है। उन्होंने जो बात कही है वो सही कही है। जी। तो आते हैं थोड़ा-सा व्यक्तिगत किस्से पे।
जी, कि आपके जीवन में कुछ ऐसी स्थिति ज़रूर आई होगी ना जब लगा होगा कि अब कुछ बचा ही नहीं। जी। वो समय कब आया था? अब ये समय तो तब आया भैया 2005 में। जी, मेरे घर का मुखिया मेरा भाई 2005 में जिसकी निर्मम हत्या ब्लॉक परिसर में होती है, जी, उस समय हम लोग माता-पिता पहले ही जा चुके थे। भाई एक मेरे थे, मेरे कुल खानदान के सबके अगुआ वही, सबको देखा करते थे। जी, वही चले गए तो जैसे लगा कि अनाथ हो गए। तब उस समय मैंने बागडोर संभाली अपने परिवार की, जी, लेके खींच रहा हूँ, अब तक चल रहा हूँ। जी। आप जब बचपन में थे, तो क्या आपने कभी सोचा था कि क्या मैं आने वाले समय में विधायक बन पाऊँगा और इस जनता का दुलारा बन पाऊँगा? इतनी लोकप्रियता आपकी जिस तरह मधुबन क्षेत्र में है, मुझे नहीं लगता कि और किसी नेता की है। मैं बाबू सच पूछिए जी, तो मैं एक बार की कहानी है, मैं छोटा था, करीब 5 या 6 में पढ़ रहा था। जी, ये गाँव पे ही मेरा स्कूल है, वहीं पे पढ़ा हूँ 5-6 में, जी, जी, जूनियर हाई स्कूल है। जी, इंदिरा जी आई थी, जी, घोसी में। जी, मैं उनको देखने के लिए गाँव के हम लोग कुछ लड़के 8-10 लड़के जी, जा कर के कोई घर का देख न ले, इतना दूर कैसे चले? पैदल खेत खेत हम लोग गए थे घोसी, इधर जो सर्वोदय इंटर कॉलेज के सामने हुँ, हुँ, वो जूनियर हाई स्कूल है, हुँ, उसी में आई थी। हुँ, तो साइड-साइड में छोटे-छोटे पेड़ लगे थे। हुँ, उसी पेड़ पे हम लोग चढ़ गए। हुँ, चढ़ के अब बैठ के वहीं से देख रहे हुँ, थे। इंदिरा जी को देखे। अब मैं उसके बाद जब आया, तो सोच रहा हूँ मैं इंदिरा जी के साथ घूम रहा हूँ। हुँ, सपना मेरा था कि एक दिन राजनीति में आऊँगा। कभी भी मैं अपने भाई को ब्लॉक प्रमुख बनाया, भाभी को ब्लॉक प्रमुख बनाया। हमारे यहाँ लगातार कई वर्षों से प्रधान हमारे घर के लोग ही होते हैं, जी, हमारे अपने लोग ही होते हैं। जी, लेकिन कभी भी मैं अपने भाई को जिला पंचायत सदस्य भी बनाया, लेकिन कभी मैं जिला पंचायत, ब्लॉक प्रमुख इसके बारे में कभी सोचा ही नहीं। 96 में पार्लियामेंट में मैं तिवारी कांग्रेस से लड़ा, जी, लेकिन स्वर्गीय कल्पनाथ राय जी जो आज हमारे बीच में नहीं है, जी, वो टाडा में बंद थे। अर्जुन सिंह जी और नरेंद्र तिवारी जी हेलीकॉप्टर से सुबह 8 बजे मर्यादपुर के मैदान में वहाँ पे जी, ढिलई वाली फिरोजपुर में हेलीकॉप्टर से आ गए। सेमरी डाक बंगले में मुझको बुलाया गया कि देखो स्वर्गीय कल्पनाथ राय जी टाडा में बंद है, जी, तुम अपना समर्थन कर दो। तो वही मीटिंग में मैं समर्थन किया। जी, फिर भी आप देखिए उठा करके कि 28,000 वोट मैं पाया हूँ 96 में। 28,000 मतलब एक लड़का जिसका कोई वजूद नहीं, कोई जानने वाला, न जान न पहचान, कुछ नहीं, ऐसे ही हवा में। तो तो बड़े संघर्षों के बाद मेरी सोच रही कि जब भी अगर लड़ना होगा तो लोकसभा या विधानसभा चुनाव लड़ूंगा जरूर। जी। चलिए तो आगे लेकिन की थोड़ा-सा प्रश्न पूछते हैं। एक बार आपको गिरफ्तार भी किसी सिलसिले में किया गया था। ये हो रहा था कि पांडे जी को गिरफ्तार कर लिया गया, तो क्या प्रकरण था? वो तो हम लोग गए थे लखनऊ, जी, धरना प्रदर्शन में, उसमें लाठी भी लगी, जी। लेकिन 5 मिनट का था मामला। बड़ी 5 मिनट, सुर्खियों में चल रहा था वो हाँ, मामला। 5 मिनट पूरे का। न्यूज़ पे छाए हुए थे कि उमेश चंद पांडे हुए गिरफ्तार। जी। ये तो तो 5 मिनट वो राजभवन को हम लोग घेराव करने गए थे, कांग्रेस में थे उस समय, जी, जी। और उसमें लाठी भी पड़ी हुँ, पीठ पर। हुँ। चूंकि हमारा कुर्ता फंस गया, मैं अंदर चला गया उधर राजभवन में जी, अंदर, जी, जी। लेकिन कुर्ते में फंस गया, तब तक साला ले आके 2-3 लाठी पीट दिया उसने। जी, क्षेत्र के विकास के अंतर्गत बहुत सारी प्रक्रियाएँ आपने की, तो क्षेत्र का विकास किस तरीके से किया जा सकता है? देखिए, क्षेत्र का विकास तो पहले तो अपने अंदर जी, ललक होनी चाहिए, जी। सोच होनी चाहिए, और दृढ़ संकल्प होना चाहिए। हुँ, निश्चित विकास होगा। कोई आप मंत्री रह के ही नहीं कर सकते, जी, जी। लेकिन हाँ विधायक रह गए थोड़ा आसानी होगी, मंत्री रहेंगे तो और आसानी होगी। जी, लेकिन विधायक भी वो काम कर सकता है जो कोई नहीं कर सकता है। जी, लेकिन अगर हमारे अंदर मद्दा नहीं होगा, जी। काम करने का जुनून नहीं होगा, तो हम कोई काम नहीं कर सकते।
हमने 132 केवीए सब स्टेशन बनाया। मेरे बाद इस जनपद में तमाम विधायक हुए होंगे। आज तो खैर हमारे ऊर्जा मंत्री हैं इनके। जी जी 132 केवीए सब स्टेशन, 4 33 केवीए के सब स्टेशन उमेश पांडे बनवाया अपने क्षेत्र में। अपने क्षेत्र में डंके की चोट पे, मैं ऊर्जा मंत्री तो था नहीं, विधायक था, मऊ शहर को बिजली मैं दिलवाता था 20 घंटे और अपने विधानसभा क्षेत्र में बगैर विदाउट परमिशन 8 से 5 2 शिफ्टों में मैं अपने क्षेत्र के लोगों को पूरे 5 साल निर्बाध बिजली दिलाने का काम करता था। जी रात को मैं 12 बजे सब स्टेशनों में जाया करता था, कभी चमरी तो कभी गोठा। ज़्यादा समय नहीं लेंगे, 2-3 प्रश्न और किए जाएंगे। सर आगे का क्या प्लान है, लड़ना है? अब संघर्ष कर रहा हूँ भाई, तो संघर्ष कर रहा हूँ। पार्टी अगर लड़ाएगी तो लड़ूंगा। प्रश्न तो बहुत सारे हैं कि आखिर पार्टियों पे पार्टियां आप बदलते जा रहे हैं, तो कौन सी पार्टियां आपकी प्रिय हैं? देखिए, पार्टियों से पार्टियां बदलने का कुछ ऐसी वो मेरे सामने आए, जी जैसे बहुजन समाज पार्टी में छोड़ने वाला नहीं था, जी लेकिन भाई मैं चुनाव हार गया, मेरा एक्सीडेंट हो गया। मैंने बहन जी से भी कहा, बहन जी मैं पार्टी के संगठन का काम करूंगा। कुछ बातें ऐसी आई जो मैं इस पे बोल नहीं सकता, तो उन्होंने कुछ हमारे कोऑर्डिनेटर लोगों ने कुछ और बोल दिया। तो मैंने कहा कि ठीक है, नमस्कार किया। कुछ ऐसी बातें जो मैं इस पे नहीं बोल सकता। जी मैं वहाँ से नमस्कार किया। जी सरोज हैं, पार्टी में मेरे साथ रहे, बीएसपी में रहे, वो राष्ट्रीय महासचिव थे। उनको जानकारी हुई कि आज तो पूरा जवाब दे करके वापस हो रहे हैं। वापस छोड़ने का मन बना लिया है ये आदमी। उनका फोन आता है, जी तो उन्होंने जब कहा तो कहा ठीक है, देखते हैं, विचार करते हैं। तो हम लोगों ने, मैंने एक बात रखी थी जी कि देखिए एक म्यान में 2 तलवारें नहीं रह सकती। जी 2 तलवारें मीन्स एक तरफ मेरे भाई का हत्यारा है आप ही के दल में, जी अखिलेश जी से जब मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि हाँ, अब उनकी बात को फिर इसमें कहूँगा तो लोग इसी में अब हो जाएगा गड़बड़। उन्होंने कहा कि नहीं ठीक है, आप आइए, आप जैसे लोगों, अच्छे लोगों की आवश्यकता है मुझको, जी और मैं आपको आगे बढ़ाने का काम करूँगा और आपको चुनाव भी लड़ाऊंगा। हम लोग करीब आधे दर्जन विधायक, 2 सांसद, जिला पंचायत अध्यक्ष, ये सारे काफ़ी लोग 20 जनवरी को हम लोगों ने ज्वाइन किया। भाई ज्वाइन किया, ज्वाइन करने के बाद जब टिकट का समय आया, उसी बुनियाद पर जी भाई इनको आउट करेंगे और इसके बाद उन्हीं को फिर हमारे यहाँ से लड़ा देंगे। टिकट दे दिया। मैं 1 महीने से लखनऊ जूझ रहा था टिकट के लिए। अंत समय जब 15 दिन रह गया तो मुझको टिकट उन्होंने दिया। मैं किसी के यहाँ जा ही नहीं पाया वोट मांगने के लिए, नहीं तो हमारे खिलाफ क्या लड़ते हैं लोग। तो अब वहां से अखिलेश जी कान के कच्चे हैं जी और नेतृत्व करते हैं, दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, लेकिन उनकी जो कार्यशैली है मेरी समझ से बाहर है। नेता को जो नेतृत्व करता है, अगर डिसीजन ले लिया कि ये काम करना है या इस व्यक्ति को लड़ाना है, तो उसी व्यक्ति को लड़ाना चाहिए, ना कि उसको काट करके फिर दूसरे को दे दो, दूसरे का काट के तीसरे को दे दो, तीसरे का काट के चौथों को दे दो। तो इससे क्षेत्र में जिसको आप टिकट देंगे उसके खिलाफ तमाम लाइनें खींच जाती हैं और जो नहीं पाता है वो जाके उसके खिलाफ प्रचार करता है। सही बात। और 2022 में अखिलेश जी इसीलिए फेल हो गए। 2022 में उनकी सरकार बनती, मैं बता रहा हूं आपसे, उनकी सरकार बनती, लेकिन
इन्हीं सब कारणों से कान में कोई कह दिया तो उसको दिया हुआ टिकट काट दिया। मतलब सैकड़ों टिकट उन्होंने बदले, रोज कार्यालय पे मारामारी हो रही थी टिकट के लिए। तो जब आपके पास सोच समझ क्षमता की कमी रहेगी तो सब नहीं चल सकता। डिसीजन मेकर होना चाहिए, डिसीजन ले लिया, हार या पार, रॉन्ग या राइट, तो ले लिया, ये होना चाहिए। जी, जाते जाते एक लास्ट प्रश्न, जो कि हालांकि बड़ा सुर्खियों में चल रहा है और हम और आप सभी परिचित हैं और आप भी सवर्ण हैं, कि भाजपा ने उसको लेकर के मुद्दा उठाया है, यूजीसी। जी, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे, सही है या गलत? देखिए अभी मैंने उस बिल को पढ़ा नहीं है, जी जब से पढ़ लूंगा तो उस पर वक्तव्य मैं दूंगा। जी वैसे हमारी सरकार गंभीर है इस मसले पे जी और इस पे विचार कर रही है कि क्या करना है। निर्णय आपके सामने आएगा, सरकार का वर्जन आएगा, जी बहुत जल्द आएगा। जी, जाते जाते आप दर्शकों से क्या संदेश, क्या आदेश या क्या निर्देश करना चाहेंगे? हम बस निर्देश क्या निवेदन करना चाहूँगा जी कि हमारे क्षेत्र और प्रदेश और जनपद की जनता खुशहाल रहे, ये प्रदेश में और क्षेत्र में अमन चैन कायम रहे, आपस में भाईचारगी के साथ सब लोग मिलजुल करके रहें। जी ये मेरी इसी नए वर्ष में, नए वर्ष के अंतिम सप्ताह में सबको ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई, आपको आपकी टीम को भी बधाई। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे मधुबन के पूर्व विधायक। हम बातचीत कर रहे थे बहुत सारे प्रकरण पे, बहुत सारे मुद्दों पे, बहुत सारी समस्याओं पे, और आपने बताया कि जो भी मऊ के विकास के अपने कार्यकाल के अंतर्गत, और उसी के साथ-साथ पार्टी बदलने का क्या कारण था, इन्होंने आपने सुना, और उसी के साथ-साथ हमने आखिरी प्रश्न किया था कि यूजीसी के बारे में बयान करिए। तो आपने बताया कि बिल्कुल समय आने पे यूजीसी के बारे में भी बिल्कुल वक्तव्य दिया जाएगा, और आप इसी तरह हमारे चैनल से जुड़े रहें। मैं शाश्वत मिश्रा आप सभी से विदाई लेना चाहूँगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।